जाने कितने लोग हैं जो आज सक्सेसफुल बने हैं और वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि शिव खेड़ा की किताबें पढ़कर के जीवन में वो उमंग आ गई थी जो शायद कहीं पीछे रह गई थी। तो आपको बहुत बहुत आभार उन सभी परिवारों की तरफ से जिनके घरों में आज खुशियां हैं, मुस्कुरा रहे हैं लोग और लाइफ में आगे बढ़ने की एक ललक रख रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि कोई किसी की कहीं पर भी मदद कर पाया हूँ। हालांकि जिसने भी कोई अपने सफलता हासिल की है अपनी मेहनत से की है, और हमारा तो एक मार्गदर्शन का रास्ता है, इट्स ए कैटलिस्ट जो रास्ता दिखाता है, लेकिन इंसान सफल तो अपनी मेहनत से ही होता है। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका माय एफएम के गपशप विद कार्तिक में। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, आपकी कहानी को शुरू से समझते हैं। आप भारत में थे, फिर आप कनाडा चले गए। यहाँ ऐसा क्या हुआ कि आप कनाडा चले गए, और कनाडा गए तो आपने कहा कि मैंने कार धोने का भी काम किया, और फिर एक कुछ आपने सेशन अटेंड किया, उसने आपकी लाइफ बदल दी और आपने कहा मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि मुझे लोगों की लाइफ में चेंज लाना है। तभी आप मुझे बता रहे थे कि आप कहानियाँ सुनते हैं मेरी, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा आज का सम्मान हो गया है। आपकी कहानियाँ जो है बहुत मोटिवेशनल हैं और प्रेरणा देती हैं लोगों को, आई थिंक। और हर एक के पीछे आपका एक मॉरल वैल्यू छिपी हुई है जो आज की तारीख में ख़ास तौर पे एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी चाहिए। एंड आई थिंक द बिगेस्ट सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग इज़ ए वैल्यू बेस्ड सर्विस, जो लोगों को सिद्धांत उसूल सिखाती है, जो लोग भटक चुके हैं आज, और ज़्यादातर लोग भटक चुके हैं वहाँ से। इसीलिए बहुत सी समस्याएं परिवारों में आती हैं, ऑफिसेज में आती हैं, रिलेशनशिप्स टूट रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और आज बहुत से लोग यूट्यूब में इधर उधर आते हैं और कहते हैं 99 रुपीज़ में ये कोर्स ले लो, 99 रुपीज़ में ये कोर्स ले लो, ओवरनाइट मिलियनेयर बन जाओ, ओवरनाइट करोड़पति बन जाओ, मैं 50 करोड़ बना लिया, 500 करोड़ बना लिया। सो देर आर सो मेनी फ्लाई बाय नाइट्स ओवरनाइट की, अभी ये कर लो तो ओवरनाइट आप करोड़पति बन जाओगे। ये एक जो ट्रेंड आया है, मेरा ख्याल है लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने का है, भटकाने का है, और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को गुमराह करने का है। एंड आई थिंक दैट इज़ ए मेजर इशू टुडे। और आज की तारीख में लोग दे वांट टू बिकम ओवरनाइट सक्सेसफुल, ओवरनाइट अरबपति बनना चाहते हैं ओवरनाइट, और ये नहीं समझते कि सफलता के पीछे बहुत सी सेक्रीफाइस की हुई होती है, बहुत ही इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बिहाइंड इट, बट दे वांट इट ओवरनाइट। और ओवरनाइट आज तक कभी हुआ नहीं है ऐसे, और ना ही होने वाला है आगे। वो जो कहते हैं कि एक रात में किस्मत बदल गई, उसके लिए कई रात लड़ना पड़ता है सर। नहीं, बिल्कुल, कई रातें उसके लिए आपको जो है जगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब वो एक रात आती है जिसमें किस्मत बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपकी कहानी में थोड़ा जानना चाहूँगा, और देखने वालों को चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताएं कि आप भारत से कनाडा गए और फिर जो सारा संघर्ष रहा और फिर जो आपने लाइफ में वापसी की। 13 नवंबर 1975 कनाडा गया, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं। मेरी क्वालिफिकेशन है, आई एम BCom 3rd डिवीज़न फेल्ड इन 10th, दैट्स माई एकेडमिक्स। तो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं, तो काम वाम कहीं मिलना नहीं था हमको। तो मैंने फिर बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियाँ साफ़ शुरू की। वहाँ पे साल 1.5 साल यही करता रहा। तो टू सप्लीमेंट इनकम, तो दिन में गाड़ी साफ़ करता था, शाम को जाके घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर बेचता था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। टोटली बाय एक्सीडेंट मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचने के अंदर चला गया, टोटली बाय एक्सीडेंट। और मेरे हिसाब से दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। उससे मेरे ख्याल है उसी ने मेरे दरवाजे खोले आगे जाके, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बेचना आउट ऑफ ऑल सेलिंग्स सबसे मुश्किल काम है। आप पेन बेचते हैं, गाड़ी बेचते हैं, घर बेचते हैं, ये आसान है। वो आसान कैसे? लोग घर भी देख सकते हैं, पेन भी देख सकते हैं, फ़ोन भी देख सकते हैं, हर चीज़ देखते हैं, वो लिख के भी करते हैं, दे टच एंड फील, टच एंड फील, टच एंड फील। तो उसके हिसाब से वो खरीद लेते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस क्या है? कागज़ का टुकड़ा बेच रहे हो आप, बेच क्या रहे हो? आप बता रहे हो कि अगली ज़िंदगी में ये होगा, आपको ये हो जाएगा, तो आपके परिवार को ये मिलेगा। किसने क्या देखा है भाई? तो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सेल्स। और इसलिए तकरीबन 90% लोग लाइफ इंश्योरेंस में बेचने जाते हैं, 90% फेल हो जाते हैं, पहले साल में छोड़ के चले जाते हैं, पहले फर्स्ट ईयर। तो मेरे को भी जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे मैनेजर ने बुलाया कि भैया तेरा काम वाम कुछ नहीं हुआ है, यू आर फायर्ड। 3 महीने के अंदर मुझे नौकरी से निकाल दिया साहब ने। जिस दिन निकाल रहा था मुझे, तो मैंने कहा भैया मेरे को एक मौका दो। मैंने कहा कि अगर आप मुझे आज फायर कर देते हो तो मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, और खाली एक ही जगह मुझे मालूम है, गाड़ी साफ़ करने की। और मैंने कहा अब मैं वो करना नहीं चाहता हूँ साहब, मेरी फैमिली है, मेरी 3 साल की बेटी है। मैंने कहा कि मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूँ कि मैं आपको लेट डाउन नहीं करूँगा मेरी तरफ से, कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने गलत फैसला किया है, मुझे एक मौका और दे दो। मेरे को कहता है कि ये तुम्हारी छोटी जीत नहीं है, सबसे बड़ी जीत यही है, और
कहता है कि मैं तुमको एक मौका फिर इसलिए दूंगा कि अगर आप कमिटमेंट मेरे साथ मत कीजिए, अपने आप के साथ कीजिए, तब मैं तुमको रहने दूंगा। साहब उस दिन मैंने कमिटमेंट की, और वो एक मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ था, और हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई मोड़ ज़रूर आता है। तो उसने कागज़ वापस ले लिए, विड्रॉ कर लिए, और उस साल मैंने तकरीबन $1 मिलियन की सेल की। उसके बाद 3 मिलियन की अगले साल, तीसरे साल 5 मिलियन की। उसके बाद अमेरिका मूव कर गया मैं, और मैं 3 बिजनेसेस में चला गया। कैलिफोर्निया की एक कंपनी मैंने खरीदी 1984 में, उनका न्यू जर्सी ऑपरेशन शुरू किया विद नो क्लाइंट्स, और मैंने अपनी कंपनी बेची विद क्लोज टू 500 क्लाइंट्स, तो मैंने बेची। तो ये एक पिछले 47 साल का सफ़र है मेरा। लेकिन इनसे मेरे को जो सीख मिली वो ये है, मैं सारी ज़िंदगी फेल होता चला गया और सारी दुनिया को दोषी ठहराता गया। ये नहीं सोचा कि मैं ही अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद ही था। बाहर कुछ बदलाव नहीं आया, सोच बदली, एकदम दिशा बदल गई। पहली कहानी, पहला तो एक संदेश ये है, और दूसरा ये है, जब उसने मुझे कहा यू शट अप एंड लिसन टू मी, बहुत कड़क के बोला मेरे से, यू शट अप एंड लिसन टू मी, उससे समझ में आई कि कभी कभी ज़िंदगी में भला करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। क्या बात है साहब, कभी कभी ज़िंदगी में भला करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। और तीसरी चीज़ मेरे को समझ में आई कि हमारी अपॉइंटमेंट्स ऑलवेज 1 हफ्ता इन एडवांस होती थी, 1 हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट होती थी। और एक चीज़ मैंने समझी कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट 1 हफ्ता इन एडवांस नहीं बनी है, और आज अगर सुबह उठ के आप सोचते हो कि मैं आज क्या करूँगा, आप बेरोज़गार हो नौकरी के साथ। नौकरी लगी हुई है आपकी, लेकिन आप हो बेरोज़गार हो। और तकरीबन मैं काफ़ी लोगों को एड्रेस करता हूँ, साल में 1 लाख 2 लाख 3 लाख को एड्रेस कर ही देता हूँ। तकरीबन 90% लोग दे डोंट हैव अपॉइंटमेंट्स इन 1 वीक इन एडवांस। और सबसे बड़ी सीख जो मिली मुझे वो ये थी कि मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता था कमीशन पर। बेचता था तो पैसे मिलते थे, नहीं बेचता था पैसे नहीं मिलते थे, और ना ही पैसे थे। लेकिन मैंने देखा अपनी कंपनी में वहाँ पे कुछ लोग को तनख्वाह मिलती थी और वो काम नहीं करते थे। तो तब मैंने सीखा फ़र्क, पैसा बनाने में और पैसा कमाने में बहुत फ़र्क होता है। पैसा बनाना चोरी है, पैसा कमाना ईमानदारी सच्चाई है। इंग्लिश में बोलता हूँ, मेकिंग मनी इज क्रिमिनल, अर्निंग मनी स्पिरिचुअल, दैट इज द डिफरेंस। तो अब फ़र्क क्या है? सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आप पैसा कमाते हो, आप अपनी एनर्जी और एथिक्स, ईमानदारी, उसके पीछे लगाते हो। ये 2 चीज़ अगर मिसिंग है तो उसको कमाना नहीं कहते, बनाना कहते हैं। कि एथिक्स एंड एनर्जी बिहाइंड, उसको कहते हैं कमाना। एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, इट्स कॉल्ड गैलप सर्वे। तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 63% लोग जो काम करने जाते हैं दे आर डिसएंगेज्ड। डिसएंगेज का मतलब ये होता है कि अपना काम नहीं करते साहब। और एन एडिशनल 24% आर एक्टिवली डिसएंगेज। इसका मतलब क्या है? वो ना खुद करते ना दूसरे को करने देते हैं। तो रह क्या गया? सिर्फ 13% लोग जो काम करने जाते हैं ईमानदारी से काम करते हैं। ओनली 13%। टेल मी, इज दिस नॉट ए इंटेग्रिटी इशू? ये ईमानदारी है कि नहीं है? इशू को कहते हैं इसी तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। ऐसा है, आज की तारीख में हम लोगों को ये सिद्धांत और उसूल वापस लाने पड़ेंगे। और उसी स्टडी ने एक और बताया था कि विद सोशल मीडिया लोग काम पे जाते हैं, तकरीबन 2-3 घंटे एवरी डे एट वर्क वो अपना सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं। साहब एक बात बताओ, क्या इसी के पैसे मिलते हैं आपको? यही सोचिए, इसे पैसे मिलते हैं और टाइम खराब कर रहे हैं। देखिए, मैं आपका बटुआ चुरा लेता हूं तो आप मेरे को क्या कहते हैं? चोर। जब हम ये सब काम करते हैं तो हम क्या हैं? चोर। लेकिन बहुत सारे लोगों को सर ऐसा लगता है कि मेरी कंपनी जो है उसकी पॉलिसी सही नहीं है, मेरा बॉस जो है उसको मुझसे कम आता है, फिर भी मेरा बॉस बन गया है। ये बहुत सारे लोगों को लगता है।
और इसीलिए उन्होंने ये जो आप कह रहे हो कि उनके अंदर ये एक सोच बन चुकी है कि मुझे ऑफिस जाकर के फ़ोन चलाना है, वैसे भी सैलरी बढ़नी नहीं है। ये जो एटीट्यूड बनता जा रहा है, और ये मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स की कहानी है, सिर्फ मैं दिल्ली की या मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह लोगों को लग रहा है। और वो जो आप कह रहे थे कि वो कैद हो गए, वो कैद हो गए, तो इस सोच से कैसे बाहर निकला जाए? सोच से बाहर सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या, इज इट नॉट इंटेग्रिटी इशू? सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्या ये ईमानदारी का सवाल नहीं है क्या? अगर आपका बॉस है, बॉस बन जा, तू करके दिखा दे मेरे को काम। खुद नहीं कर पाएगा, दूसरे में नुक्स निकालेगा। आप कहीं पर भी देखिए, खुद नहीं कर पाएगा, दूसरे में नुक्स निकालेगा बैठ के। तो आप एक बात बताइए कि आपका जब ध्यान ही नहीं है काम पर, ईमानदारी से काम ही नहीं करना चाहते, तो जो काम करते हो पहले तो जहां जिसमें दिल नहीं है आपका, तो पहले तो आधे काम तो गलत करते हो आप, अब फिर जाके कहते हो सॉरी हो गया, सॉरी, अब फिर दोबारा करते हो। तो आपको एक काम के लिए 3 बारी पैसे मिल गए क्या? एक बारी पहले किया जो गलत किया, फिर जाके उसको किया, फिर करेक्ट किया, फिर उसके भी पैसे मिले। पैसे कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? 100% पैसे कटने चाहिए। ये चोरी है कि नहीं है? लेकिन कितने लोग इसको चोरी मानते हैं? कहते नहीं गलती हो गई, सॉरी। आपकी सॉरी हो गई, उसने उसी काम के 3 बारी पैसे दिए। भैया हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ईमानदारी सच्चाई होती क्या है। हम लोग के सिद्धांत टूट गए हैं, एकदम खत्म हो गए। वी हैव टू अंडरस्टैंड। अपने सिद्धांतों की बात की, इंटीग्रिटी की बात की, रिश्ते भी सर कहीं ना कहीं आजकल बड़े कमज़ोर से हो गए हैं। सुबह हाय, शाम में बाय हो जाता है। मतलब मूव ऑन करना बड़ा इजी हो गया, और रिश्तों की जो अहमियत है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, परिवार की भी बात कर रहा हूँ। परिवार भी आजकल जो है बिखरते चले जा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या सोचना है? आपको क्या लगता है? अभी आप बात कर रहे हैं रूट से वापस जुड़ने की, उन संस्कारों से वापस जुड़ने की जो हमारे देश की परंपरा है। देखो एक बात है, रूट्स और फ्रूट्स के रिश्ते होते हैं। रूट्स और फ्रूट्स का एक रिश्ता होता है। रूट ही गलत होगा तो फ्रूट ही गलत निकलेगा, ऑलवेज। तो ऑलवेज बात ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, गलती इस दुनिया में हर एक से होती है, हमसे भी होती है, एवरीबडी। अगर आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने गलती नहीं करी, तो फिर आपने ऐसे इंसान को देखा है जिसने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। गलती करना पाप नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद, एहसास होने के बाद दोहराते रहना पाप जरूर है। ये जरूरी चीज़ है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिश्तों की जब हम लोग बात करते हैं, आप देखें कि जिन लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं, वो एक फ़ोन कॉल के साथ जो काम करवा सकते हैं, आप 1 करोड़ के साथ नहीं काम करवा सकते सर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खून के रिश्ते और प्यार के रिश्तों में बहुत फ़र्क होता है। प्यार के रिश्ते बनाने के लिए आपको संस्कार चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। उसके बगैर नहीं बनता। और लेकिन आज का टाइम ऐसा है, कोई छोटी छोटी चीज़ लेके लोगों को या तो अहंकार है, या छोटी छोटी चीज़ लेके दिल को लगा के बैठ जाते हैं। ओह, हर चीज़ इज़्ज़त बेइज्जती का सवाल हो जाता है। अब कैसे करेंगे रिश्ते इनसे? और रिश्ते वही बनते हैं जहाँ पर आपके सिद्धांत और उसूल मैच करते हैं। देखिए, हम लोग, कोई भी हम लोगों में से परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ हर एक से होती हैं। तो इसलिए इंसान को टॉलरेंट होना चाहिए। आप सहमत हैं कि नहीं हैं? टॉलरेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम गलत बोल रहे हैं आप, सरासर गलत बोल रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ साहब। टॉलरेंस लफ्ज़ एकदम मेरे हिसाब से घटिया लफ्ज़ है मेरे लिए। इसको बदल के मैं चेंज करूँगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, बिकॉज वी कैन टॉलरेट ईच अदर। हम इकट्ठे रहते हैं क्योंकि वी रिस्पेक्ट ईच अदर। जिस दिन रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी सर, आप नहीं रह सकते वहाँ पर। टॉलरेंस का जानते हो मतलब क्या होता है? जो बम फटना है उसको डिले कर दो भाई, बम फटेगा बाद में जाके। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। आई टॉलरेट यू। हाउ लॉन्ग? कब तक फटेगा वो? वी हैव टू लर्न टू फाइट प्रॉपरली इन द राइट मैनर। जिंदगी में अगर इज्जत और चैन से जीना है तो लड़ना सीखो। दोबारा से कहता हूं मैं, इज्जत और चैन से जीना है तो लड़ना सीखो। जब तक लड़ना नहीं सीखोगे अपने लिए, परिवार के लिए, तो सब जिंदगी में आप रोते रहोगे, घुटनों पे जियोगे, घुटनों पे जियोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप कहना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते चलना ही रिश्तों को संभालना। दैट्स राइट। और रिस्पेक्ट तब होती है, रिस्पेक्ट इंसान की नहीं होती है, रिस्पेक्ट उसूलों की होती है। आपके अंदर उसूल होंगे, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगा। उसूल नहीं होंगे तो मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं करूँगा साहब की। तो सिद्धांत हमारे को बुनियादी तौर पे अपने उसूल ठीक करने पड़ेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं।
आज की जनरेशन जो है ना, ये बहुत टेक सेवी है साहब, कंप्यूटरों पर खूब चलाती है साहब, सीधे बहुत कंफर्टेबल हैं मशीन कंप्यूटर से, लेकिन दे आर अनकंफर्टेबल विद पीपल, लोगों के साथ अनकंफर्टेबल हो चुके हैं ये लोग। अब बताइए कैसे काम करेंगे आप लोग? डिवोर्सेस हो रहे हैं, दफ्तरों में झगड़े हो रहे हैं, बक बक हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, दूसरे की टांग खींच रहे हैं, अपने आप को उठाना नहीं चाहते, दूसरे को गिराना चाहते हैं, यही हाल हो रहा है। तो ऐसे कभी रिश्ते बनते हैं? कभी नहीं बनते। आजकल की सर एक समस्या ये भी है कि लोग जो हैं इसलिए भी किसी से बात नहीं करते कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों कॉल करूं। तो ये जो आपने कहा कि छोटे छोटे ईगोज़ आ गए, इसके चक्कर में पूरा रिश्ता ही खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रैक्टिस जो है वो अपनानी चाहिए लोगों को, जो भी आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ जो है टूट चुका है, बिखर चुका है, उसको फिर से संवारने के लिए, ढांचे को फिर से ठीक करने के लिए कोई कॉमन प्रैक्टिस जो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप कीजिए ताकि आप बेहतर इंसान बनने की तरफ अपनी यात्रा शुरू करें? देखो भैया, ऐसा है, सबसे चीज़ ज़रूरी जो है, अगर अपने रिश्ते जोड़ना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं कहीं पर भी, तो पहले तो एहसास करना पड़ेगा अपने आप कि मेरे में क्या गलती है। मैं सारी दुनिया का ठेका लिया हुआ है क्या? सारी दुनिया का आई एम ए जनरल मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड? तो आई एम नॉट। तो हमारे को सबसे पहले अपने आप को देखना होगा कि क्या मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। बहुत बारी आप देखेंगे कि दूसरों का व्यवहार जो है, इट इज़ रिएक्शनरी टू आवर बिहेवियर टुवर्ड्स देम। मैं अगर आपके साथ कड़क के बात करता हूं तो मेरे को जवाब कड़क मिल जाएगा, तो मैं इसको कैसे एनालाइज करता हूं कि आप मेरे से बदतमीजी से बात किए, लेकिन क्या मैंने ये देखा कि मैंने आपसे गलत बात किया? क्या आपका जो रिएक्शन हुआ वो तो रिएक्शन था मेरा। हाँ ठीक है, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? ज़्यादातर लोग एक दूसरे के ऊपर वापस बिहेव करते हैं एज ए रिएक्शनरी टू अदर पीपल्स बिहेवियर। तो पहले हमारे को अपना बिहेवियर चेक करना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ। हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में एक सिस्टम है कि कोई भी फ़ोन नहीं ला सकता। उस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, बोले मैं फ़ोन अंदर ले आऊँ, मैं कहा नहीं साहब नहीं आ सकते, अब नहीं ला सकते, मेरा भी फ़ोन बाहर है, मैं भी नहीं रख सकता वहाँ पर। तो मैं, आप मान लीजिए आप मेरे दफ्तर में आते हो कॉन्फ्रेंस रूम में, और मैं अगर फ़ोन चालू रखता हूँ वहाँ पर, तो क्या इज़ इट कर्टियस टू यू? क्या सभ्यता है? यही है सभ्यता? और मैं आपका टाइम ख़राब कर रहा हूँ, तो मेरा कोई हक है आपका टाइम ख़राब करने का? नहीं है ना। तो मैं आपका टाइम नहीं ख़राब करूँगा, मेरी कमिटमेंट है, लेकिन मैं आपको अपना टाइम ख़राब करने भी नहीं दूंगा। आप अपना फ़ोन बाहर रखिए। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि वे शुरुआत कहाँ पे होती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, आप चाहे जितने प्यार से, नम्रता से बात कर लीजिए, किसी की आदत बन चुकी है बदतमीजी से बात करने की, उनके साथ क्या रिश्ते बनाओगे? और जो स्वार्थी लोग होते हैं वो कांटेक्ट बनाते हैं, रिश्ते नहीं बनाते हैं। कह रहा है कांटेक्ट बना लो, कांटेक्ट बना लो, काम का आदमी है, कभी जरूरत पड़ जाएगी। डॉक्टर है, वकील है, आईएएस है, आईपीएस है, गुंडा है, माफिया है, बदमाश है, पॉलिटिशियन है, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। जरूरत खत्म हुई, दोस्ती खत्म हो गई। ये बात ये है, कांटेक्ट बनाने में और रिश्ते बनाने में बहुत फ़र्क होता है। रिश्ते बनते हैं उसूलों के ऊपर। देखिए, एक दूसरे की मदद करना एक दोस्त का फ़र्ज़ है, लेकिन पर्पस नहीं है। अगर पर्पस है तो पर्पस खत्म हुआ, दोस्ती खत्म हो। आपको नहीं लगता कि आजकल रीडिंग हैबिट्स जो हैं ख़त्म होती जा रही हैं? लोग लेकर तो आते हैं किताबें कि अरे यार अच्छा लगूंगा, कूल लगूंगा, और तुरंत मंगा भी लेते हैं, सेल्फी भी डाल देते हैं और कुछ पिक्चर्स भी डाल देते हैं। अरे आपने सही कहा कि आजकल लोग कईयों से बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आगे काम पड़ सकता है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने इतनी कमाल की बुक्स लिखी हैं, चाहे पता भी नहीं कौन सा पेज खुला हुआ है, लेकिन बढ़िया सी फ़ोटो भी डल जाती है कि हाँ सुंदर, नीचे भी आ जाते हैं कॉमेंट्स। आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग हैबिट्स जो है लोगों की, थोड़ी पढ़ने की आदत जो है कम हो गई है, और अगर हो गई है तो उसको कैसे वापस से सुधारा जा सकता है? बात यह है, इस गलती का शिकार तो मैं भी हूँ। मैं भी गिल्टी हूँ कि मैं भी बहुत किताबें खरीदता हूँ, लेकिन पूरी किताबें पढ़ नहीं पाता हूँ। और मेरा ख्याल है आधी से ज़्यादा किताबें मेरे पास, यहाँ पे थोड़ी फ्लडिंग हो गई थी, तो तकरीबन मैंने हिसाब लगाया, मेरे पास तकरीबन कोई 2 लाख से ऊपर किताब है मेरी अपनी लाइब्रेरी में। अब उसमें से मैंने 2 लाख पढ़ी हुई है शायद नहीं, मैं तो हो सकता है मैंने 20-30 हज़ार किताब पढ़ी होगी ज़रूर, वो भी बहुत होती है। मैंने यू कैन अचीव मोर किताब में एक सर्वे दिया है कि तकरीबन 85% लोग जो बिलियनर और मिलियनर आज की तारीख में, 85% मिलियनर्स एंड बिलियनर्स और फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी है। सिर्फ 15% लोग जो अरबपति हुए हैं वो इनहेरिटेंस से लेके आ रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि साहब आपने इतने कम टाइम में इतनी फाइनेंशियल सक्सेस कैसे हासिल की? तो उन्होंने कहा कि साहब किताबें पढ़ते हैं। आज की बात बता रहा हूँ, हम किताबें पढ़ते हैं। कितनी किताबें पढ़ते हैं? तकरीबन 50 किताबें पर ईयर। 50 बुक्स अ ईयर मीन्स 1 बुक अ वीक।
1 बुक अ वीक, एक किताब पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट तकरीबन 6 घंटे डेली पढ़ता है, इवन नाउ। बिल गेट्स द एविड रीडर, खूब किताबें पढ़ता है। आप देखिए मल्टी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स एक किताब हफ्ता पढ़ते हैं, दिस इज इट। और उनसे पूछा गया कि कब कैसी किताब पढ़ते हो आप, तो बोले साहब हमारे पास टाइम वेस्ट के एक किताब हफ्ता पढ़ते हैं, दिस इज इट। और उनसे पूछा गया कि कब कैसी किताब पढ़ते हो आप, तो बोले साहब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, हम फिक्शन नहीं पढ़ते क्योंकि फिक्शन विल रिमेन फिक्शन, हम सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स। वाई, क्यों? इस वजह से क्योंकि एक अच्छा आइडिया मिल जाए इज वर्थ $1 million। वन आइडिया इज वर्थ $1 million। आपको कितने आइडिया चाहिए सफल होने के लिए? सिर्फ एक, बोले एक आइडिया चाहिए। और एक किताब हफ्ता पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड अर्निंग एंड लर्निंग एंड अर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्न मोर अर्न मोर। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके और बहुत सारी डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव जानने को मिली लाइफ के। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और बहुत अच्छी गपशप रही। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज़ का एक नया वीडियो। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच सर।